हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे साथ फिर से। आज हम लोग क्लास 12 बिहार बोर्ड संस्कृत का थर्ड चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण। इसके साथ ही इसको देखेंगे, इसका समरी देखेंगे, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि साइंस के ऑब्जेक्टिव भी टाइम टू टाइम आप लोगों के पास जाता रहेगा। अगर आप रिवीजन नहीं भी कर पा रहे तो आप बता देना, मैं क्रैश कोर्स आप लोग को अपलोड कर दूंगा। जैसे जैसे समय मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर मैं आप लोग के पास डेली समरी लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कि ये पर्यावरण संरक्षण से आपको लग ही रहा है कि ये सोशल एक्टिविस्ट का कोई टॉपिक है, जहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात कर रहा है। पहले तो इस चैप्टर में आपको बता दूं कि पर्यावरण के बारे में ही बताया गया है। ये आपको अनुच्छेद में भी पूछा जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण पर लेख लिखे या अनुच्छेद लिखें, तो उस मायने में भी यह चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख लो कि सबसे पहले इन्होंने उसका श्लोक दिया है, तो एक्चुअली श्लोक भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कुछ श्लोक ऐसे देंगे जिसका आपको विश्लेषण पूछेंगे, सारांश लिखने देंगे, कोई श्लोक दे देंगे, उसका बोलेंगे अनुवाद करने के लिए, तो कहाँ से किस चैप्टर से लिया गया है, तो वो सब एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी का आवरण वायु, जल और वनस्पति जो कि संसार का आधार है, पर्यावरण कहलाता है। पृथ्वी का आवरण किसको किसको बताया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल गया, वायु, जल और वनस्पति को। उसके बाद इन्होंने बताया कि पृथ्वी को प्राणी का आधार बताया गया है। इसका हिंदी संस्कृत दोनों दिया हुआ है। मैं संस्कृत आप लोगों को नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं हिंदी में ही समझा रहा हूँ, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बनेंगे वो अधिकतर आपको हिंदी में ही पूछेंगे, तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि सभी प्राणियों के आधार रूप जो कि पृथ्वी है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि प्राणियों के आधार रूप में कौन प्रेजेंस है, पृथ्वी है। उसके चारों ओर जो पदार्थ हैं, जैसे उसे संप्रति पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो पदार्थ हैं, जो भी वस्तु है, उसको संप्रति पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राचीन काल में सभी विश्व सभ्यताओं में भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पंचभूत मानकर जाना जाता था या पूजा जाता था। अभी भी हम लोग पंचभूत या पंचतत्व कहते हैं कि पंचतत्व में विलीन हो गए। हमारा जो शरीर का फॉर्मेशन हुआ है वह भी पंचभूत से मिलकर बना है। कौन कौन सा है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। भूमि पृथ्वी की बात कर रहा है, जल पानी की बात कर रहा है, वायु हवा की बात कर रहा है, अग्नि आग की बात कर रहा है, आकाश यानी आकाश की बात कर रहा है। चलिए इसको आप देखते हैं आगे क्या लिखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि इसको पूछते थे। अभी भी हम लोग जो भी हिंदू समाज के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, वो इसको अभी भी पूछते हैं। लेकिन उस समय के लोग प्राकृतिक प्रकोपों के भुक्तभोगी भी होते थे। कभी कभी आपदा आ जाता था, आंधी तूफान आ जाता था। फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने सुखमय जीवन को विकास दिया। जो भी वैज्ञानिक धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी सबका क्षेत्र आया, तो फिर धीरे धीरे विकास की गति को और मिला। चलिए, वैज्ञानिक विकास की गति को प्रकृति बहुत समय तक सहन करती रही। वैज्ञानिक जिस तरीके से विकास किया, उसको पृथ्वी बहुत समय तक, प्रकृति जो हमारा नेचर है उसको सहन किया। लेकिन मनुष्य की सहायता होती रही कुछ समय तक, तब तक संपूर्ण पर्यावरण शोभायुक्त, रमणीय और सुंदर दिखता था। जब वैज्ञानिक विकास करना प्रारंभ किया तो उस टाइम ज़्यादा पर्यावरण का प्रदूषण या पर्यावरण को नष्ट नहीं किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब विकास की गति आगे बढ़ी, जब बहुत सारी फैक्ट्री लगने लगे, तो धीरे धीरे उसको मनुष्य मध्य का विकास होने लगा, तो वृक्ष वनस्पति का नष्ट होना प्रारंभ हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं किंतु अति सर्वत्र वर्जयेत। किसको सर्वत्र वर्जयेत, यानी सबसे अधिक की जो भी होती है, अति मतलब कुछ भी ज़्यादा हो जाता है तो हानिकारक हो जाता है। तो इसी क्रम में बताया कि मानव समुदाय ने वृक्ष और वनस्पति को पुनः पुनः नष्ट किया, जो आज मानव हित के विपरीत है। धीरे धीरे विकास की गति जब आगे बढ़ी तो मनुष्य ने क्या किया, वृक्ष और वनस्पति को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, ताकि जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो घर मकान बना सके, रोड बना सके, सड़कें बना सके, फैक्ट्री लगा सके। इसलिए पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होने लगा। उसके बाद बताया कि वे ही हवा शुद्ध करने में स्वयं लगे थे, जो कि वृक्ष और वनस्पति ही है जो कि हवा को शुद्ध करते हैं। उसके बाद आकाश से बरसने वाले वर्षा के बेगों को अपने ऊपर क्षरण करते थे। जो भी वृक्ष वनस्पति होते हैं वही तो हमारे रक्षा करते हैं। जो भी आकाश से वर्षा गिरती है उसके से संरक्षण प्रदान करता है। किंतु आज स्वयं से असमर्थ वनस्पति विनाश के मार्ग पर जा रहे हैं। अब खुद तो संरक्षण कर नहीं सकता, वनस्पति जितना करना चाहिए, वृक्ष जितना करना चाहिए वो तो कर ही रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती काटते हैं, वनस्पति का विनाश करते हैं। इसलिए
बताया कि हम लोग ही सब कुछ का कारण हैं और विकास की गति सही है, लेकिन वनस्पति और प्रकृति को नुकसान करके नहीं, किंतु मानव निर्मित वैज्ञानिक उपकरण, विविध मशीनें, वस्त्र, अस्त्र शस्त्र, विद्युत उत्पादक कारखानों के समूह संपूर्ण वायुमंडल और जलमंडल को प्रदूषित कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि किसके द्वारा? उपकरण, विविध मशीन, अस्त्र, वस्त्र, शस्त्र, विद्युत उत्पादक कारखाने आदि जो हम लोग लगा रहे हैं, उससे क्या क्या प्रदूषित हो रहा है? वायुमंडल और जलमंडल दोनों। हम लोग टाइप्स ऑफ पोल्यूशन में पढ़ते भी हैं। फिर लिखा है कि जिसका निराकरण आज असंभव सा प्रतीत होता है, इसको दूर करना बहुत मुश्किल सा लग रहा है। उसके बाद बताया कि विकास रथ की परंपरा तो विकसित देशों में अधिक होती है। विकास रथ की परंपरा कहाँ अधिक होती है? विकसित देशों में होती है। उसके बाद बताया न केवल अमृत बहने वाली नदियाँ, प्रत्यक्ष समुद्र भी प्रदूषण को प्राप्त होकर उसके किनारे रहने वालों के जीवन को विनाश की ओर ले जा रही है। अब हमारी नदियाँ जो गंगा जैसी, यमुना सब है, सरस्वती आप जानते हैं कि पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है, और जो यमुना है वह भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। अब सिर्फ गंगा की बारी है। कहा जाता है कि गंगा भी अभी युवा एज में है, युवती एज में है, धीरे धीरे वह भी विनाश की ओर जाएगी। अभी यमुना की बारी है, यमुना भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, वह भी विलुप्त हो जाएगी। अब धीरे धीरे समुद्र भी प्रदूषित हो रहा है और वहाँ पर कभी कभी सुनामी आ जाता है, बलंदर आ जाता है। तो इस तरीके से वह कारण है, हम ही लोग इसको करते हैं। आज वहाँ स्वच्छ जल कहाँ, निर्मल हवा कहाँ, शुद्ध अन्न कहाँ, कहाँ प्राणवायु प्रदान करने वाले वृक्ष कहाँ, पेयजल कहाँ, कहाँ हृदय हारिणी उपवन, इनके बारे में सोचते हुए महानगरों में जीविका के रहने वाले लोग भी अभी पर्वतीय स्थानों में घूमने जाते हैं तो वहाँ के घूमने की इच्छा से महानगरीय प्रदूषण फैलाते हैं। इन्होंने बोला कि हम जो अभी ज़िंदगी जी रहे हैं उसमें शुद्ध हवा कहाँ, पानी कहाँ मिल रहा है, ना खाना अच्छा से मिल रहा है, और बीमारी जो फैल रही है सब हम ही का देन है। हम ही जो वनस्पति वृक्ष को नष्ट कर रहे हैं, पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। कहीं भी हम लोग घूमने जाते हैं तो कुछ भी फेंक देते हैं, रोड पर तो प्लास्टिक फेंक देते हैं, तो ये सब प्रदूषण का ही कारण है। हम लोग को भी अवेयर होना पड़ेगा। और यह एक अन्यायपूर्ण परंपरा है जिसको प्रकृति तो खुद संभाल नहीं सकती, वह उसको जितना होना चाहिए वह खुद में संरक्षित कर सकती है, लेकिन हम लोग उसको फिर भी ज़बरदस्ती नष्ट कर रहे हैं। यह समस्या एक दिन में उत्पन्न नहीं हुई, न एक दिन में इसका समाधान ही संभव है। यह समस्या जब से वैज्ञानिक विकास करना प्रारंभ किया तब से शुरू हुई है और इसका समाधान संभव नहीं है एक दिन में। धीरे धीरे आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, तभी इसका समाधान निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या दिया है। पर्यावरण के प्रति जब तक संतुलन की भावना उत्पन्न नहीं होगी तब तक प्रदूषण की समस्या का समाधान कोई भी मानव नहीं कर सकता। विज्ञान प्रदत्त साधनों के उपभोग की प्रतिस्पर्धा बार बार समाज में और देश देश में विद्यमान है। हम जो वैज्ञानिक जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी, गाड़ी, व्हीकल सब, 4 व्हीलर सब, इतने लग्जरी सामान सब हम लोग के लिए बना रही है और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण पे पड़ता है। बोला कि इसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको संतुलित जरूर कर सकते हैं। उसके बाद इसके संतुलन प्रयोग के विषय में राजनीतिज्ञों को सोचना चाहिए। हम राजनीतिक ही क्यों, हम आम आदमी को भी सोचना चाहिए कि हम पर्यावरण के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ नष्ट कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण करना सर्वाधिक आवश्यक है। जनसंख्या किस तेज़ी से बढ़ रहा है आप सोच भी नहीं सकते। एक एक परिवार में, एक एक फैमिली में इतने सदस्य हो जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पहला कदम होना चाहिए। उसके बाद बताया कि जिससे हमारी पृथ्वी अत्यधिक भाराक्रांत नहीं हो। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पृथ्वी भी भार नहीं सह पाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संयम पूर्वक करके उनका संरक्षण करना होगा। वनों को सदा ही संरक्षण करना चाहिए। जो भी हमारी संसाधन है उसका सही उपयोग करना चाहिए। पानी मिला है तो पानी का सही उपयोग करना चाहिए। वृक्ष मिला है तो वृक्ष का भी सदुपयोग करना चाहिए और वन का भी तो संरक्षण करना चाहिए। इस कार्य में युवाओं को भी अवकाश के समय में प्रयास करना चाहिए। जब आप छुट्टी रहते हैं तो इसमें आपको कदम उठाना चाहिए। जिस तरह धार्मिक स्थानों की स्वच्छता वांछनीय है, उसी तरह नदियों के तटों का, तालाब का, शिक्षण संस्थानों का, सड़कों का साफ करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भर प्रयास कल्याणकारी होता है। बोला जब भी आपको छुट्टी मिलता है तो आप इन सब काम पर ध्यान दें। सड़कों के दोनों ओर वर्षा काल के आरंभ में समारोहपूर्वक वृक्षारोपण करना चाहिए। कब करना चाहिए? वर्षा काल के प्रारंभ में। ये चैप्टर था पर्यावरण संरक्षण। ये अनुच्छेद में से रिलेटेड था और ज्ञानवर्धक भी था, तो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या बताया है इन्होंने, कुछ क्वेश्चन देख लो। इन्होंने बोला कि भूमि का आवरण किसको कहा जाता है। अभी बताया किसको बोला जाता है, 3 चीज़ बताए थे। पर्यावरण में कौन कौन इंक्लूड है,
वायु, जल और वनस्पति। उसके बाद प्राणी नाम का आधार रूप कौन है? पृथ्वी, अभी बताया था। वायु शोधन का काम कौन करता है? वृक्ष करता है। ये सब आपको पता है। आप ये क्वेश्चन सब तो बचपन से ही पढ़ते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि विकसित देशों का महत्व परंपरा क्या है? विकसित देश जो भी है उसका परंपरा क्या है? प्राथमिक है कि विकास किसी भी रूप में होना चाहिए, वो विकसित देशों की परंपरा है। उसके बाद बोला कि कस्य नियमन सर्वाधिक आवश्यकमस्ति, किसका कंट्रोल होना सबसे अधिक आवश्यक है? तो अभी बताया कि जनसंख्या का कंट्रोल होना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा, संसाधन का दुरुपयोग होगा, संसाधन नष्ट होगा, पृथ्वी पर बाढ़ भी बढ़ेगा। वृक्षारोपण कदा कर्तव्यम, वृक्षारोपण कब करना चाहिए? अभी बताया कब करना चाहिए? वर्षा काल के आरंभ में। ये क्वेश्चन रहा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किम पर्यावरण, पर्यावरण किसको कहा गया है? तो आप देख सकते हो कि भूमि के आवरण, वायु, जल और वनस्पति को पर्यावरण कहा गया है। ये सब एक वाक्य के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं और एक्सरसाइज से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे बोर्ड में। प्राचीन काले कानी पंचभूतानी, पंचभूत कौन कौन से होते हैं आपको बताया, वायु, जल, अग्नि, आकाश और जल। ये सब पंचभूत या पंचतत्व कहते हैं। प्रकृति कस्य गति सह मानवस्य सहायता वांछति, पृथ्वी जो है किसका गति को सह कर ली? मानव की सहायता की, तो विकास की गति को सहायता की। वैज्ञानिक जो विकास किया उसको सहन की और कुछ समय तक उसको सहन करती हुई मानव के विकास में बाधा नहीं बनी, लेकिन जब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हो गया तो उस कहीं ना कहीं हानिकारक हो गया। मानव समूहन के भूयो मर्दिता, मतलब मानव समूह जो बताया कि किसको नष्ट तहस्त कर रहा है, तो जो मानव समूह है वह किसको नष्ट कर रहा है? वृक्ष और वनस्पति को नष्ट कर रहा है। उसके बाद बोला कि वायुमंडल के कौन प्रदूषित करता है? वायुमंडल को कौन प्रदूषित करता है? तो अभी बताया कि वैज्ञानिक के द्वारा निर्मित उपकरण जो हो गए हैं, फैक्ट्री सब हो गया, इंडस्ट्री सब हो गया, विद्युत जो बिजलीकरण है, वस्त्र आदि है, अस्त्र शस्त्र है, यंत्र है, ये सब प्रदूषित कर रहा है। उसके बाद महती अनर्थ परंपरा का, जब हम लोग मनुष्य का जो अनंत परंपरा क्या है, कहीं भी जाते हैं तो प्रदूषण फैला देते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है इसका संधि विच्छेद या भूमि जो आवरण, ये सब आप खुद देख लेना। संधि विच्छेद है, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। कुछ ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं। यहाँ रहा कि सेम क्वेश्चन है कि भूमि आवरण किसको बताया गया है? तो पर्यावरण को भूमि का आवरण बताया गया है। जगदाधारम किम विद्यते, किसको बताया गया? जगत का आधार पर्यावरण को बताया गया है। प्राणी नाम का आधार किसको बताया गया है? पृथ्वी को बताया गया है। पृथ्वी को बताया गया है। प्राचीन काले कितने भूत थे, कितने तत्व थे? तो पंच तत्व थे। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवन से के जो आवश्यक वैज्ञानिक हैं किम आकर, मतलब विज्ञान के विकास ने जीवन को आसान कर दिया। उसके बोला किम सर्वत्र वर्जित, अभी बताया कि कुछ भी हानि ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है? अति, मतलब कुछ भी ज़्यादा हो जाता है तो वो वर्जित होना, हानिकारक होता है। कस्य फलम पर्यावरण प्रदूषणम वर्तते, किसका फल है कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है? तो वनस्पति विनाश हो रहा है, वृक्ष का विनाश कर रहे हैं। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण किम परम आवश्यक, पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है? जनसंख्या विस्तार या जनसंख्या नियम, जनसंख्या को नियंत्रण करना ही परम आवश्यक है। कह क्षेम करह स्यात्, बोला कि छोटा छोटा प्रयास लाभकारी होता है। तो अल्पारंभ क्षेम करह स्यात्, ये था ऑब्जेक्टिव पर्यावरण से रिलेटेड। होप ये ज्ञानवर्धक हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर, और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी आपके बन जाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर शायद वर्षा वर्णन है, वर्षा वर्णन में श्लोक है, उसको देखेंगे। वर्षा का अच्छे से विवरण क्या क्या है जो कि रामायण पाठ से लिया गया है, नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे वो। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।